हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 नवंबर की करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। सो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट की अगर हम बात करें 1958 में बेसिकली ये एक्ट जो था ये पास हुआ था। सो एफ्स्पा जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द होल और सच पार्ट ऑफ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू बी अ डिस्टर्ब्ड एरिया। सो यहाँ पे एफ्स्पा के अंडर अगर हम बात करते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है 1958 का, इसके तहत इस एक्ट में ये कहा गया है कि गवर्नर या फिर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है अगर यूनियन टेरिटरी का या किसी स्टेट का गवर्नर है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है और गवर्नर ऑफ दैट स्टेट भी हो सकता है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी स्टेट के कुछ पार्ट को या फिर होल स्टेट को एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया या फिर एज ए डिस्टर्ब यूनियन टेरिटरी। सो यहाँ पे जो है चाहे वो यूनियन टेरिटरी में हो चाहे स्टेट्स में, तो ये पावर जो है तीनों के पास, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास एंड गवर्नर के पास। दैट्स वाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इवन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सनस कैन अट्रैक्ट एक्शंस अंडर एफ्स्पा एक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, Army soldiers operating under the EFSPA are shielded from all legal actions in every circumstances। तो यहाँ पे जो है क्या कह रहे हैं कि ये जो है ऑल लीगल एक्शन से इन्हें शील्ड प्रोवाइड होगी आर्मी सोल्जर्स को, ये अगर एफ्स्पा के अंडर किसी भी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो होगी स्टेटमेंट ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये कुछ कंडीशंस हो सकती हैं पर सारे लीगल एक्शंस के लिए नहीं है ये। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है हमारी इनकरेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो 1 एंड 2 जो था हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट थी, आंसर होगा 1 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 has executive और लीगल प्रोविजंस टू डिक्लेयर अ नेचुरल क्लेमिटी एज ए नेशनल क्लेमिटी। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था 2005 का, इसके अंडर ये लीगल प्रोविजन दिया हुआ है कि किसी भी नेचुरल क्लेमिटी को नेशनल क्लेमिटी डिक्लेयर किया जा सकता है। सो ये जो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, व्हेन अ क्लेमिटी इज डिक्लेयर टू बी ऑफ रेयर सिविरिटी और सीवियर नेचर, सपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडेड एट द नेशनल लेवल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 2। सो ओनली 2 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और PMLA 2002। सो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करते हैं 2002, तो ये बेसिकली ये एक्ट प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को एंड प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज़ द सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज ED जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कि अगर हम बात करते हैं तो इसको प्रोसेस करना, रिसीव करना, एनालाइज करना, ये काम किसका है? बेसिकली ये काम होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का, जो कि किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी हमारी इनकरेक्ट होगी। यहाँ पे ED नहीं होगा। जो सेंट्रल नेशनल एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, वो कौन सी एजेंसी है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, एनी ऑफेंस अंडर PMLA लीड्स टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ मिनिमम टर्म ऑफ 3 years एंड दिस मे एक्सटेंड अप टू 7 years। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी जो है हमारी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सो ओनली 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस is typically required for extradition under international law। सो extradition under international law, तो इसमें से कौन सी conditions require है? तो अगर हम इसकी बात करें तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C,
there must be a valid extradition treaty between the requesting and requested states and the offense must meet the criteria of double criminality. So यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा. एक्स्ट्राडिशन अंडर इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड देयर मस्ट बी अ वैलिड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन द रिक्वेस्टिंग एंड रिक्वेस्टेड स्टेट्स एंड द ऑफेंस मस्ट मीट द क्राइटेरिया ऑफ डबल criminality. The next question is which of the following is not a function, यहाँ पे नॉट पूछ रहे हैं, इज़ नॉट अ फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का. सो अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या काम बेसिकली होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के. तो फर्स्ट अगर हम देखें, इट एक्ट्स एज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स लाइक द वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ जो फंक्शन होता है अभी हम उसके बारे में डिस्कस करें कि ये जो है बेसिकली फंक्शन है किसका, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का. ये बेसिकली एज ए नोडल एजेंसी काम करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम्स को, जैसे कि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम हो गई सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए. और अगर हम इस स्कीम की बात करें वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये बेसिकली किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के. सो यहाँ पे ये जो है ये फंक्शन होता है. यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, नॉट अ फंक्शन. सो पहले तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, बट ये सही है, ठीक है, ये फंक्शन है. तो ये चीज़ ध्यान में रखने की फंक्शंस क्या क्या होते हैं. सो सेकंड है यहाँ पे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि ये भी एक फंक्शन है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का. बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का इंडिया में. सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है ये भी करेक्ट है, दैट्स वाई ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. थर्ड है यहाँ पे, इट इज़ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम सोलर एनर्जी एक्सपोर्ट्स. सो यहाँ पे स्टेटमेंट सी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये कोई फंक्शन नहीं है. अगर हम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन की बात करें तो ये कोई फंक्शन नहीं है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और जनरेट करना रेवेन्यू इस चीज़ पे फोकस करता है, तो ऐसा नहीं है. दैट्स वाई जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे नॉट अ फंक्शन पूछा था. अच्छा, यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. इट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अंडर इनिशिएटिव्स लाइक द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि बेसिकली ये जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन है ये इंप्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है इंडिया को, इंडिया के जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने प्रेजेंट किए हैं. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट डी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है. ये भी क्या होता है, फंक्शन होता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन का. दैट्स वाई आंसर जो है ये नहीं होगा. सो यहाँ पे हमसे नॉट अ फंक्शन पूछा था, नॉट अ फंक्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements are correct in respect of the commission for air quality management. so यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछा है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द पर्पस ऑफ द CAQM is to improve and manage air quality in the national capital region and surrounding area. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है. जो पर्पस है CAQM का बेसिकली इम्प्रूव करना, मैनेज करना जो एयर क्वालिटी है NCR में एंड सराउंडिंग एरिया में. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट है, द CAQM operates under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है. ये तो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि CAQM जो है बेसिकली ये ऑपरेट करता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर. जो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इंप्रूव करना, मैनेज करना एयर क्वालिटी को NCR में एंड सराउंडिंग एरियाज़ में. थर्ड स्टेटमेंट है, the CAQM can impose fines and can shut down non-compliant industries. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि CAQM जो है वो फाइन इम्पोज कर सकता है और शट डाउन कर सकता है नॉन कंप्लायंट इंडस्ट्रीज़ को. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है एंड 1 भी करेक्ट है. सो ऑल ऑफ द अबव जो होगा राइट आंसर होगा. सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3. सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द एक्स्ट्राडिशन बिटवीन कंट्रीज़. सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन बिटवीन कंट्रीज़, इसके लिए कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है. सो यहाँ पे कोई भी ऐसी ट्रीटी या कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, देयर इज़ नो सिंगल इंटरनेशनल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी. सो यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो शेड्यूल 7 में ये मेंशन है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है स्टेट्स की एंड यूनियन की। और अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन की तो ये हमारा मेंशन है का आर्टिकल 50 में डीपीएसपी में। सो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द कोर एम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज टू इंश्योर दैट ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट पावर्स एंड फंक्शंस। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम अलाउज ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट टू चेक द पावर ऑफ और द अदर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग में। दैट्स वाई यहाँ पे ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड है, इन USA द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज एस्टैब्लिश्ड बाय द बिल ऑफ राइट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ये कहाँ, ये जो एस्टैब्लिश है बेसिकली कहाँ से, US कॉन्स्टिट्यूशन से, ना कि बिल ऑफ राइट्स। सो बिल ऑफ राइट्स बेसिकली ये US कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है उसी तरीके से USA में बिल ऑफ राइट्स है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड भी इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो करेक्ट जो है वो ओनली 1 है। सो ओनली 1 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। The next question is, consider the following with reference to the most populous ethnic group in Nigeria। So यहाँ पे most populous ethnic group पूछ रहे हैं नाइजीरिया में। तो अगर हम हाउसा की बात करते हैं, हाउसा जो है ये बेसिकली लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है नाइजीरिया में। सो ये हाउसा जो है ये होगा बेसिकली, ये नदर्न रीजन में जो है बेसिकली पाया जाता है नाइजीरिया में। सो ये जो है हमारा करेक्ट होगा। सेकेंड अगर हम बात करें योरूबा जो है ये मेजर एथनिक ग्रुप है, मेजर एथनिक ग्रुप है, बट ये मोस्ट पॉपुलस नहीं है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में ये मोस्ट पॉपुलस नहीं है। सो यहाँ पे योरूबा नहीं होगा, हमसे मोस्ट पॉपुलस पूछ रहे हैं। देन यहाँ पे इग्बो जो है बेसिकली ये एथनिक ग्रुप है और ये साउथ ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इसकी, तो मोस्ट पॉपुलस पूछा है, दैट्स वाई यहाँ पे इग्बो भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा फुलानी। सो फुलानी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली पेस्टोरलिस्ट ग्रुप है, पेस्टोरलिस्ट ग्रुप है ये, और ये इतना नहीं पाया जाता है नाइजीरिया में। एथनिक ग्रुप हमसे पूछ रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पे फुलानी भी नहीं होगा, इग्बो भी नहीं होगा, योरूबा भी नहीं होगा। सो हौसा जो होगा बस ये होगा, बिकॉज ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है नाइजीरिया में एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है एंड ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है इस ग्रुप की, हौसा की। सो यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, करेक्ट होगा ओनली 1। सो ओनली 1 जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, एट COP29 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड द नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। सो COP29 में जो है बेसिकली एक्सपेक्ट किया जाता है कंट्री से कि वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे प्रोग्रेस टुवर्ड द नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेशनली डिटर्मिन्ड contributions which are discussed at COP29 is to define each country's voluntary climate goals under the Paris Agreement। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्राइमरी पर्पस जो है बेसिकली NDC का वो क्या है कि COP29 में डिस्कस किया गया है इसे नेशनल डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को। इसमें बेसिकली क्या है कि हर एक कंट्री जो है वॉलंट्री मतलब अपनी मर्जी से क्लाइमेट गोल्स बनाएगी, सेट करेगी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे यहाँ पे, सो करेक्ट पूछ रहे थे, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।